Good morning students. Welcome back to my channel गांधीवाले GS क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने हमारा आर टी आई एक्ट 2005 स्टार्ट कर दिया था और हमने उसके दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज 3 मार्च हो गई है और असिस्टेंट ऑफिसर सेशन का जो एग्ज़ाम है वो 10 मार्च को है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 वीक बचा है। 1 वीक में हम कोशिश करेंगे कि फटाफट आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। आई एम सो सॉरी, मैं आपको वीडियो सारी जल्दी जल्दी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ, बट हम इसको आज ये आरटीआई एक्ट हमारा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार पूरा फिर से रिव्यू करा देती हूँ कि हमने लास्ट में क्या क्या देखा था वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने आरटीआई एक्ट के कितने चैप्टर्स होते हैं। हमारे आरटीआई एक्ट के टोटल चैप्टर हमारे पास 6 हैं और इसके सेक्शंस हमारे पास टोटल 31 है। लास्ट में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और 2 चैप्टर के साथ साथ हमने 12 या 13 सेक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे पूरा फिर से कंप्लीट करेंगे। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, जैसे आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। 11th सेक्शन तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे 11 सेक्शन के बाद 12 सेक्शन से और 3rd चैप्टर से यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3rd चैप्टर आपका है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आपके 3 सेक्शन हैं, 12, 13 एंड 14। तो 12 सेक्शन में आपको बताया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपका एक, ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इसमें कैसे क्या क्या मेंबर्स हैं, क्या किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाता है, हम इसमें यहाँ पे देखेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी to be known as the Central Information Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under this act। अब ये हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपका एक्ट के थ्रू इस एक्ट के अंडर काम करती है। इसका सेकंड पॉइंट बताता है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शॉल कंसिस्ट। इसमें कौन कौन यहाँ पे होता है। तो पहले द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, इसमें आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। फिर सच नंबर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10। एक तो आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और इसमें 10 मेंबर्स से आपके ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। 10 मेंबर होने चाहिए, कम हो सकता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 10 से ज़्यादा आपके मेंबर्स नहीं होने चाहिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा। देन थर्ड पॉइंट हमारे इसमें बोलते हैं द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। अब कौन कौन से कमिटीज़ को कंसिस्ट करके हम यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो इसमें 3 होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, आपका प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन होगा उस कमिटी का। देन सेकेंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। देन थर्ड है द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं वो। आपका इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला, ये जो कमीशन है ये आपका इस एक्ट के अंतर्गत आके काम करता है। देन सेकंड पॉइंट आपका इसमें कौन कौन होता है। एक तो आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और उसके अलावा 10 मेंबर्स होते हैं, जो मतलब मेंबर्स होते हैं 10, जो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन थर्ड में आपका अपॉइंटेड, ये आपका प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं पर कमिटी के रिकमेंडेशन पे। कमिटी में कौन कौन होता है। कमिटी में पहले तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि इस कमिटी के चेयरपर्सन होते हैं। थर्ड आपका लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, सेकेंड आपका लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, देन थर्ड इज़ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। नाउ नेक्स्ट आपका यहीं पे दिया है अपोजिशन लीडर के एक्सप्लेनेशन बताई गई है कैसे क्या कितनी होनी चाहिए। देन आपको 13 पॉइंट में दिया हुआ है दैट, हाँ पहले इंपॉर्टेंट आप ये देख लीजिए कि 12 सेक्शन में आपको दिया हुआ है इनका जो हेडक्वार्टर होता है, ये जो हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में होता है। दिल्ली में आपका इसका हेडक्वार्टर है और अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया में यहाँ पे कुछ कुछ ऑफिसेस इस्टेब्लिश हैं।
नाउ 13 सेक्शन में हम आ जाते हैं। 13 सेक्शन में टर्म्स ऑफ ऑफिसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज है। अब इनके क्या टर्म्स होते हैं और कंडीशंस होती हैं ऑफिसेस की, तो इसको पूरा ना पढ़ते हुए मैं आपको बता देती हूँ एक बार में। आप इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसको पीडीएफ आपका शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो इसका आपका 35 ईयर्स होना चाहिए, एज आपका 35 ईयर्स होता है, और 65 ईयर्स, सॉरी एज आपका 65 ईयर्स होता है, और 5 ईयर्स का टर्म होता है। या तो 65 ईयर्स होना चाहिए, या तो 5 ईयर का टर्म होना चाहिए, या फिर जो पहले आ जाए वो। लेकिन इसमें आप देखिए नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए वो जो कमिश्नर होता है वो अपॉइंट नहीं होता है। बट सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 के इस बेसिस पे किसी किसी कंडीशन में उस कमिश्नर को रीअपॉइंट होने का चांस होता है, बट वैसे उनको रीअपॉइंट नहीं किया जाता है। नाउ अब हम आ जाते हैं सेक्शन 14 पे, रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे क्या है आपका, है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall be removed from his office only by order of the president on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court। अब जिस तरीके से बाकी अगर आपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गवर्नर के, नॉट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर के बारे में और बाकियों के बारे में देखा होगा, तो उनको जो रिमूवल करने का होता है वही इनका भी होता है नॉर्मली, कि आपके पास जो आप काम कर रहे हो, जिस पोजीशन पे हो, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं होना चाहिए, या फिर आपका कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट ऑफ ऑफिस इन द सेंस कि आपके पास कोई उसके अलावा ऐसा कोई ज़रिया नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में जिससे आप प्रॉफिट कमा रहे हो। आप प्राइवेट में कहीं बिजनेस में आपको कुछ शेयर वेयर करना है या कुछ करना है वो आप कर सकते हो, बट अगर आप ये वाला पोजीशन पे हो तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप और दूसरे गवर्नमेंट पोजीशंस में आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा हो। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बट ये थर्ड वाला पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग contained in subsection 1, the president may be ordered removed from office the chief information commissioner or any information commissioner if the chief information commissioner or a information commissioner case may be। अब इनके केसेस के यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, ये आप फर्स्ट पढ़ सकते हैं। दैट फर्स्ट इज एडजर्न्ड ऑन इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे व्हाट यू ओ। अब मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, इसका आपको बता देते हैं कि आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट पे हैं। अब आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो आपकी सैलरी से भी ज़्यादा है। मतलब आप बोल सकते हैं ना कि आप 10 रुपये कमा रहे हो और 20 रुपीज़ का आप सामान खरीद रहे हो, तो क्वेश्चन अराइज होगा ना कि बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल 10 रुपीज़ है वो कहाँ से आ गया। तो वही आप एडजर्न्ड एंड इंसॉल्वेंट, आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका कहीं और से नहीं आना चाहिए। Now, second point is has been convicted of an office which, in the opinion of the president, involves moral aptitude means depraved or wicked behavior or character। वही आपका ब्राइब नहीं ले रहे हो आप, या फिर किसी और घूस वूस का, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट में होती रहती है ना, करप्शन, ब्लैक मनी, उन सारी चीज़ों से आपका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो देन सेकेंड इज एंगेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम वही आपके ऑफिस के अलावा अदर कोई ऑफिस में आपका नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीज़न ऑफ इन्फॉर्मिटी और माइंड ऑफ बॉडी। अब मान लीजिए कभी कभी होता है, इतना एज हो जाता है, 65 एज हो जाता है, 65 एज के बाद अब कुछ पर्सनस का ऐसा हो जाता है कि मेंटली उनका सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं होती है, कैपेबिलिटी बहुत रेयर, मतलब 1-2% चांस होता है कि ऐसा उस एज में आने के बाद आप उतना अच्छे से सोच समझ नहीं सकते, डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं कर सकते। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो पर्सन उस एबल नहीं है, तो फिर उस चांस पे भी वो उनको निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज लाइकली टू affect prejudicially, I am so sorry for this pronunciation, prejudicially his functions as the chief information commissioner or a information commissioner। वही कि आपके
काम के अलावा अगर आप कोई और काम करते हुए मिल जाते हैं तो आपको जुडिशियल फील्ड में जाके आपका वहाँ पे जाके जो भी है, मतलब ये आपके कुछ कुछ पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स में अगर आप ऐसा पाए जाते हैं, अपराधी आप अगर पाए जाते हैं, तो आपको रिमूव किया जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट से। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर 4, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या है? ये बिल्कुल सेम आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तरह काम करता है, बस स्टेट पे आ जाता है। जैसे सेंट्रल पे प्रेसिडेंट होता है और स्टेट पे गवर्नर होता है ना, सेम ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो अब इसका 15, इसमें भी आपके 3 सेक्शन है, 15, 16 एंड 17। 15 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बॉडी कैसे बनी, देन 16 में आपका टर्म्स एंड ऑफिस, देन 17 में आपका रिमूवल। चलिए अब इसको देखते हैं, इनका क्या टर्म और रिमूवल है। इसका भी सेम यही है, इनका आपका अपॉइंट करते हैं गवर्नर। एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय notification in the official gazette constitute a body to be known as the name as State Information Commissioner to exercise the power conferred on and to perform the function assigned to it under this act. The state information consists of the State Information Commissioner and such numbers of State Information Commissioner not exceeding 10. इसमें भी सेम वैसे ही है कि 10 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। Then third point is the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee. अब देखिए, स्टेट में हमारा प्रेसिडेंट था, अब स्टेट में हमारा सेंट्रल में हमारा प्रेसिडेंट था, अब स्टेट में हमारा गवर्नर आ गया। गवर्नर भी है बट वही सेम, कौन कौन सी कमिटीज़ से सेम वही पॉइंट्स होंगे। पीएम की जगह आपका सीएम आ जाएगा, सीएम की जगह बाद में वो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट है द चीफ मिनिस्टर वी शॉल बी द पर्सन ऑफ कमिटी, चेयरपर्सन ऑफ कमिटी। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कमेटी के प्रेसिडेंट होंगे। देन सेकेंड पॉइंट, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में क्या था, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे कहाँ के थे, लोकसभा के थे। और यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। देन थर्ड, ए कैबिनेट मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर किसके, पीएम के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे थे, और यहाँ पे किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे थे। मतलब ये आप अगर आपको सेंट्रल पता है तो आपको लिंक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टेट का। नाउ 16 सेक्शन में हम आ जाते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। अब इनके टर्म ऑफ ऑफिस और कंडीशंस क्या है, सेम बिल्कुल इनके वैसे ही रहते हैं, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सेम रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। इनका 5 इयर्स का होता है आपका टर्म, या फिर 65 इयर्स की एज तक जो पहले आ जाए वो, या तो 5 इयर्स या तो 65 इयर्स जो पहले आ जाए उसमें हो जाता है। अब वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट के लिए हमारा जो सबसेक्शन था वो सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 था। अब यहाँ पे अगर कुछ कंडीशंस पे रीअपॉइंटमेंट आपका सबसेक्शन 3 अब सेक्शन 5 के बेसिस पे किया जा सकता है। अभी ये पॉइंट जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Provided that the State Information Commissioner or a State Information Commissioner may be removed in the manner of specified sections under Section 17. Under Section 17 के बेसिस पे आप, जैसे हमारा लास्ट में हमने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए थे उसके थ्रू पे इनका रिमूवल था, वैसे इनका भी रिमूवल होता है। अब ये एक पैरा है, इनको आप हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। ये वाले पीडीएफ में मैंने थोड़ा ऐसा अंडरलाइन करके इसलिए कर दिया कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ईज़िली हम फटाफट पढ़ के उसको मैं आपको जस्ट बना के समझा दूँ। बाकी आप एक बार पीडीएफ से इसको रीड कर लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप वीडियो के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और एक बार आप रीड कर लेंगे तो वो आपको पूरा एक बार में मैपिंग आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये है दैट provided further that the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner appointed before the commencement of the right to the Information Commission Act 2019 shall continue to be governed by the provision of this Act and the rules made there under its Act to Information Commission Amendment Act 2019 had not comes into force। अब देखिए इस पॉइंट में दिया हुआ है जो और भी पढ़ा हुआ था, ये अमेंडेड हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2005 में पहला ये बनाया गया था, उसके बाद से 2019 में इसको अमेंड किया गया था। तो 2005 के अंडर में इनकी टर्म्स और ऑफिसेस कन्फाइन नहीं थी, या अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं होगा, रीअपॉइंटमेंट इनका होगा कि नहीं होगा, ये कन्फाइन नहीं था। पर जब 2019 में इन्होंने इनको अमेंड किया
तो उसके बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ टर्म कितनी होनी चाहिए या फिर कितना ईयर होना चाहिए। वो जब सारा कंफर्म कर दिया तो अब उसके बाद जो पहले कमिश्नर वगैरह थे उनका भी तो होना चाहिए कि उनका कैसा निकालना है कैसा नहीं निकालना है। तो 2019 के अमेंडमेंट से पहले, बिकॉज़ ये आपको 2005 में ही बना था, एक्ट ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था, तो 2019 के अमेंडमेंट से पहले जो भी कमिश्नर वगैरह थे वो अपना जो पुराना सिस्टम था उसी पे काम करेंगे। 2019 के बाद जो अपॉइंट होंगे उनके साथ ये एक्ट का जो है मान्यता या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन पर फॉलो होगी, 2019 के पहले वाले पे नहीं होगी। अब इसमें भी आप जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ किस तरीके से मतलब मैं कहना चाहती हूँ इसको। अब घर है, मान लीजिए आपका घर रहता है, आप अपने घर में क्या करते हैं कि मम्मी जो बोलती है हम बिल्कुल वही करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ और चीज़ें मम्मी बता देती हैं कि नहीं चलो ठीक है, आज से 2-3 भाई बहनों में अगर काम डिवाइड हो जाता है और जब दूसरे दिन चेंज होता है तो उसके पहले वाले जो काम होते हैं वो तो पहले ही निपटाने होते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है। मतलब कुछ अगर कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार कमेंट में फिर से पूछ लीजिएगा कि अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 17 पे आते हैं हम। सेक्शन 17, रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब इनका रिमूवल कैसे होता है? अब जैसे इनका बारे में डेफिनेशन दी गई है, इनके बारे में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, रीअपॉइंटमेंट होता है, सेम आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर से मैचिंग में था, इनका भी बिल्कुल रिमूवल भी सेम वैसे का वैसे ही है। और आपका सेम मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, सेम पॉइंट है आपका, ये पांचों का पांचों। आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा सारा सब। यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 क्या दिया हुआ है? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अपील एंड पेनल्टीज़। अब यहाँ हमने इनका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में डेफिनेशंस देख लिया क्या है क्या नहीं है। फिर हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर देख लिया। अब हम चैप्टर 5 में इनके पावर्स, फंक्शंस और अपील और पेनल्टीज़ वगैरह जो है उनको देख के कंप्लीट करेंगे। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। सेक्शन 18 पे क्या है? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेक्शन 18 में हमारे पावर्स है। सबसे पहले आपका आ जाता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी ड्यूटी of the Central Information and State Information Commissioner as the case may be received and inquired into a complaint from any person। अब किसी भी पर्सन के साइड से अगर कोई भी केस आता है तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की ड्यूटी होती है कि उसको अटेंड करें या देखें। और उसके बाद फिर यहाँ पे है दैट ये भी एक पॉइंट है दैट हु हैज़ बीन अनेबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट टू अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर or state public information commissioner as the case may be either by person that no such officer has been appointed under this act or because the central assistant public information commissioner or state assistant public information commissioner as the case may be has refused to accept his or her application, officer or state public information officer or senior officer in subsection 1 or section 19 or the state information commissioner or the state information commissioner as the case may be। अब किसी पॉइंट में ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आपका जो पर्सन है वो सबमिट नहीं कर पाया अपनी रिक्वेस्ट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या फिर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, तो उसके बाद फिर क्या क्या आप सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 में क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पे कर सकते हैं, मतलब किस किस टाइप के केसेस होते हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं। तो ये केसेस होते हैं फर्स्ट आपके, हु हैज़ बिन रिफ्यूज्ड एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में दिया था कि हमें किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ की इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, जैसा भी था। तो इस एक्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है वो उनको देना कंपलसरी है। नाउ सेकेंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, हु हैज़ नॉट बीन गिवन अ रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर हमने देखा था कि कुछ टाइम लिमिट्स हैं कि आपका रिक्वेस्ट कब करना चाहिए, रिक्वेस्ट के बाद आप कितने टाइम के अंदर अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देनी है या कितने टाइम के बाद उस इन्फॉर्मेशन को खारिज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, मतलब वापस किया जा सकता है कि नहीं अब हम ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते या नहीं प्रोवाइड कर सकते विथ रीज़न।
तो वो भी एक टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट भी के अंदर सारा काम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ हु हैज़ बिन रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ फ़ी विच ही और शी कंसिडर अनरीजनेबल। अब किसी किसी को लगता है कि नहीं, ये जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और इन्फॉर्मेशन का आप जो अमाउंट मांग रहे हो वो हम उतना नहीं दे सकते, या फिर जो आप अमाउंट मांग रहे हो वो ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे भी ये सारा देखा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ हु बिलीव्स दैट ही और शी हैज़ बिन गिवन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। अब इस पॉइंट में आपको लगता है कि मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपको आधी अधूरी मिली है, इस एक्ट के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, तो उस बेसिस पे भी ये काम करते हैं। देन नेक्स्ट इट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू रिक्वेस्टिंग और obtaining एक्सेस टू रिकॉर्ड अंडर दिस एक्ट। मान लीजिए कोई फाइल वगैरह है, इतना गवर्नमेंट का होता है बहुत सारी चीज़ें कभी कभी कि वहाँ निकलते टाइम पे, या फिर आपके पास कुछ पेन ड्राइव आई है या जो भी मटेरियल में आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है वो सही नहीं आई है, उस टाइम पे भी देखा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सारा कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, किसको पहुँचाना है, कैसे नहीं पहुँचाना है, रिक्वेस्ट कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पूरे 18 सेक्शन में दिया गया है। अब हम सेक्शन 19 में आ जाते हैं। हमारा सेक्शन 19 क्या है? सेक्शन 19 इज़ अपील। अब अपील, व्हाट इज़ दिस अपील, किस टाइप से कैसे क्या होना चाहिए, तो इसको हम रीड करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दैट एनी पर्सन who does not receive a decision within the time specified in subsection 1 or clause A of subsection 3 of section 3। आई एम टेलिंग यू, ये जो एक्ट वगैरह है ना, इसमें आपको लग रहा है अभी कि सबसेक्शन 1 वगैरह ये कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है, बट इसको आप एक बार कर लीजिएगा। आप 2-3 बार रीड करेंगे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं कि आपका कैसा सेक्शन है, कौन सा सबसेक्शन कौन से क्लॉज में दिया गया है, जो इनडेफिनाइट नहीं है, मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, उसमें आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे। लेकिन अब जैसे यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे, शायद पेपर्स आपने भी देखे होंगे, कि एक जगह पर जो पूरी डेफिनेशन दी गई है वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछ ली जाएगी। आप अगर इसको 1 या 2 बार रीड करके जाएंगे तो आपके इन एक्ट में से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आपके 8 या 10 या 5 जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 130 मार्क्स में से आपका 30 to 40 मार्क्स जो एक्ट वगैरह का है वो कहीं नहीं जा रहा है। आप बस एक बार रीड रिवाइज़ करिए, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। आप बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट में से आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि कितनी पोस्ट है कितनी नहीं है। लास्ट टाइम तो 2 ही पोस्ट आई थी, उसमें भी लोग निकल के 2 या 1 आई थी, आई थिंक, हाँ 2 आई थी, जिसमें से जनरल की 1 थी और एक अदर कास्ट का था, मतलब रिजर्व्ड था वो। तो 10 तो बहुत अच्छा है, आप अपने लिए बस 1 सीट कंपलसरी कर लीजिए, आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। पेंडेमिक के बाद तो वैसे भी बहुत आने वाला है सारी पोस्ट वगैरह, तो बस मेहनत करिए। तो क्वेश्चंस वगैरह आप देखेंगे तो आएगा। हम वहाँ पे बात कर रहे थे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चलिए ठीक है, अब यहाँ ध्यान देते हैं, अपील का यहाँ पे सेक्शन शुरू कर देते हैं। दैट यहाँ पे हम आ गए थे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस मे बी विदिन 30 days for the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the central public information officer or state public information officer as the case may be in each public authority। अब आपका अपील कितने से कितना होनी चाहिए, आपका 30 days के अंदर अंदर सारा हो जाता है। ये आपके सेक्शंस दे दिए, दैट सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए of subsection 3 or section 7। Now second one is that provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of 30 days। अगर 30 days के अंदर अंदर वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं जो ऑफिसर है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ अब उस टाइम के अंदर अंदर उन्होंने नहीं किया है, तो वो उसमें अपील कर सकते हैं। जिसने भी रिक्वेस्ट किया है वो आपका जाके बोल सकता है कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, अब आप मुझे पहुंचाइए। देन सेकंड है दैट अ सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सब सेक्शन। अब भाई फर्स्ट में क्या बताया था कि हाँ भाई आपने अपील किया, 30 days के अंदर अंदर आपको नहीं मिला। अब सेकंड वाला अगर आप अपील करते हैं तो सेकंड अपील विल शेयर सब सेक्शन 1 कितना दिन के लिए, ये 90 days के लिए। पहला वाला था आपका 30 days, सेकंड वाला आपका 90 days का है। अब सेकेंड अपील उसी चीज़ के लिए कर सकते हो विदिन 90 days और फॉर 90 days, 90 days के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये सारा आपका दिया है कितना डेज होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। अब एक 6th वाला भी एक पॉइंट आप देख लीजिए, देन अपील अंडर सब सेक्शन 1
और सबसेक्शन 2 shall be disposed of within 30 days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total 45 days from the date of filing thereof as the case may be for reason to be recorded in writing. अब देखो, आपने अपील किया है, अब अपील करने के बाद आपको वहाँ पे एक जो स्लिप मिलेगी, वो स्लिप के सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आप 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप अपील कर सकते हो. 30 डेज़ नहीं तो फिर मैक्सिमम आप 45 डेज़ का वेट कर सकते हो. इन केस आप मान लो 45 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन केस मान लीजिए अगर रिकॉर्डिंग और राइटिंग का कुछ वहाँ पे केस है तो उसमें वहाँ पे ऐसा लीनियंसी छोड़ देती हैं कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया होगा, बहुत ज़्यादा वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कुछ चीज़ें, ऐसे भी तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो, उनको कलेक्ट करने में, एक जगह कंप्लीट करने में टाइम लग जाए, तो वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है. ये 2 पॉइंट और लास्ट पढ़ लेते हैं, टिक लगाया, शायद प्रोबेबली थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा. सो द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एज द केस मे बी शैल give notice of its decision including any right of appeal to be complained and public authority. अब ये लोग ऐसा क्या करते हैं, ये आपका आप अपील करते टाइम पे आपको एक डिसीजन का नोटिस भी दे सकते हैं कि हाँ हमें थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी दोनों है ये चीज़ आपको कर सकते हैं. मान लीजिए आपके पास टाइम पे नहीं आया तो वो आपको एक डिसीजन का वहाँ पे दे देंगे कि हाँ भैया आप थोड़ा सा समझ लीजिए, नोटिस दे दिया हमने आपको, हम आपकी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं शादी करने के लिए. फिर नेक्स्ट है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एज द केस मे बी शैल डिसाइड द अपील इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीड्यूर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर खुद भी डिसाइड कर सकते हैं एक्ट के अंदर जो चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड है, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको देनी है या जो भी करनी है उसको किस तरीके से आपका दिया जाए कि जिस अथॉरिटी की या जिस चीज़ की वो इन्फॉर्मेशन है उससे किसी को प्रॉब्लम ना हो. अब पेनल्टीज़ क्या है कि मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन दी, चलिए ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उसकी क्या पेनल्टी है. अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली पर वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई जिसके वजह से जो कंपनी है या फिर जो अथॉरिटी है उसको बहुत लॉस हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी क्या क्या पेनल्टीज़ हैं हम यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 20 में. अब सेक्शन 20 में आ जाते हैं हम. आपका 250 रुपीज़ से लेके 25,000 रुपीज़ तक का है. 250 रुपीज़ पर डे. ओके, आप एक दिन के हिसाब से जितना भी दिन एक्सटेंड होता है, मान लीजिए आपको लेट कर दिया गया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा है, आप इसको एक बार बस रीड कर लीजिएगा. नाउ सेक्शन 6 चैप्टर 6 ये हमारा लास्ट चैप्टर है. इसके बाद हमारा RTI एक्ट 2005 कंप्लीट हो जाएगा. अब चैप्टर 6 में आपका है मिसलेनियस. अब मिसलेनियस में क्या क्या है, मिसलेनियस में आपका 21 से लेके 31 सेक्शन तक है. अब सेक्शन 21 देखते हैं हम. दैट प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. अब आपका जो भी है, ये जो एक्ट के लिए आपका किया गया है वो एक बहुत गुड फेथ के बेसिस पे किया है. दैट नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल public against any person for any which is in good faith done or intended to be done under this act or any rule made there under. ये बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि इस RTI एक्ट के वजह से कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम ना हो, कुछ क्राइम ना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दी गई है. सेक्शन 22 एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. अब एक्ट का क्या है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग anything inconsistent therewith contained in the official section act 1923, 19 of 1923 and any other law for the time being enforced or any instrument having effect by virtue of any law other than this act. Now section 23 में आपका बार ऑफ jurisdiction of courts, कौन से कोर्ट में आपका ये पूरा आता है सारी चीज़ें. देन सेक्शन 24 में हमारा दिया हुआ है एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन. कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एक्ट नहीं अप्लाई किया जाता है. अब एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन, ताकि देखिए प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एलिगेशन ऑफ करप्शन. अब देखिए कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताई है कि ये करप्शन के मैटर में काम नहीं कर, वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है. ह्यूमन राइट्स वायलेशन में नहीं किया जाता है क्योंकि
प्रॉब्लम हो जाती है ना वहाँ पे सारे लोगों को डिटेल में यहाँ पे सारा सब दिया गया है, वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा. नाउ the third point is every notification issued under subsection 2 shall be laid before each house of parliament. अब सबसेक्शन 2 के थ्रू आप जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह या फिर जितनी भी नोटिफिकेशन आपको दिए जाते हैं या मिलते हैं, वो सबसे पहले दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने आते हैं, उसके बाद फिर आप तक आते हैं. मतलब लॉन्ग प्रोसेस, गवर्नमेंट चीज़ों का जैसे लॉन्ग प्रोसेस होता है ना, वैसे ही इसका भी पूरा पूरा लॉन्ग प्रोसेस है. इसलिए कभी आपको 30 डेज़ या 45 डेज़ वहाँ पे लग जाता है. नाउ सेक्शन 25 में आ जाते हैं मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग. मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग में आपका क्या होता है, आपका किस किस तरीके से मॉनिटर होता है, रिपोर्टिंग होता है. जैसे आपका इसमें ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं. और जितने भी गवर्नमेंट आपका मिनिस्ट्रीज़ हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, वो आपका इसमें सारा का सारा अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देती है विद डिटेल्ड जितने भी आपको ज़रूरत हो, और जिससे उस अथॉरिटी को, पब्लिक प्राइवेट या मर्ज जो भी अथॉरिटी हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम या नुकसान ना हो. अब हम सेक्शन 26 देखते हैं. सेक्शन 26 में आपको दिया गया है दैट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स. अब इसमें कुछ गवर्नमेंट्स को, जैसे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट में हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स होते हैं, तो इसमें अप्रोप्रिएट यहाँ पे कर दिया गया है कि कौन कौन यहाँ पे इस प्रोग्राम को पूरा अच्छे से संभालेंगे. आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इससे उतना चांसेस उस पॉइंट से, सेक्शन से मुझे लगा नहीं कि आ सकते हैं, या फिर और भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें ऐसा कुछ दिया था. ना हम 27 सेक्शन में आ जाते हैं दैट पावर्स टू मेक रूल्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अब हम इसको एक बार रीड ज़रूर करेंगे, क्योंकि जहाँ भी आप किसी भी एक्ट के बारे में देखें तो उनका क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. पहला तो आपको उनका इस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस्टेब्लिशमेंट के बाद, चलिए मैं अभी ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार बता दूंगी किस किस चीज़ को और अच्छे से रीड कर लीजिएगा. तो हम पहले 27 सेक्शन को कंप्लीट करते हैं एक बार रीड करके. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट मेक्स रूल टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. नाउ सेकेंड इज द in particular and without prejudice to the generality of foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters namely. अब क्या क्या चीज़ें होती हैं. फर्स्ट आपका आ जाता है द कॉस्ट ऑफ द मीडियम ऑफ प्रिंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मटेरियल टू बी डिसेमिनेटेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4. नाउ सेकेंड वन इज द फी पेएबल अंडर दिस सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6. नाउ द फी पेएबल अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5. मतलब सब में आपका जितना भी चीज़ें आपका होता है ना, आपसे जो कॉस्ट लिया जाता है वो बिल्कुल रीज़नेबल लिया जाता है. कि जितना भी आपको भाई जो मटेरियल मिलेगा, पेन ड्राइव हो गया या कैसेट हो गया या गैजेट हो गया या पेपर हो गया, कुछ भी, उसका कुछ तो प्राइस मैक्सिमम ज़्यादा नहीं, 100-150 रुपये रखते हैं इसमें, बस आपका अपील करने में, सारी चीज़ें करने में. इससे ज़्यादा कभी आपसे नहीं लिया जाएगा. पेनल्टी का ऊपर नीचे अगर हो गया तो हो गया, पर उसमें भी इतना नहीं, 100-150 से ज़्यादा कभी नहीं लिया जाता है. नाउ अदर सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन में हम आ जाते हैं सेक्शन 28. सेक्शन 28 हमारा दिया है पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. अब कुछ पावर्स दी गई हैं इनको कि उनके लिए वो रूल्स बना सके. अब उसमें क्या क्या है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. अब इस गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में बिल्कुल बताया गया है जो जो चीज़ें बोली गई हैं, उस इस एक्ट के प्रोविजन के थ्रू वो अपने रूल्स खुद कुछ बना सकते हैं. अब क्या है, द इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर, सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. अब ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी चीज़ों के लिए बोलते हैं कि हमने बनाया हुआ है रूल्स, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ मैटर्स के लिए वो अपने रूल बना दें, बाकी सबको लीनियंट छोड़ दें. देन नेक्स्ट आपका आ जाता है द कॉस्ट ऑफ द मीडियम और प्रिंट कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल टू बी डिसेमिनेटेड अंडर सब सेक्शन 4 और सेक्शन 4. अब जो भी आपका प्राइस वगैरह है वो आपका सब सेक्शन 4 और सेक्शन 4 में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया जो हमने वहाँ पे पढ़ा था. नाउ लेइंग ऑफ रूल्स, सब अब हमारा सेक्शन 29 है. सेक्शन 29 में लेइंग ऑफ रूल्स दिया हुआ है. इसमें क्या दिया है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, उतना वो नहीं है. चलिए मैं एक बार रीड कर ही देती हूँ. दैट एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट while it is in section for a total period of 30 days which
may be comprised in one session or in 2 or more sessions, successive sessions, and if before the expiry of the session, immediately following the sessions or the successive sessions aforesaid, both houses agreed in making any modification in the rule, or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form of be or no effect as the case. मतलब ओवरऑल आपका यहाँ पे दिया गया है कि जितने भी सेशन होंगे या फिर कुछ भी चीज़ें आपका रूल्स बनाए जाते हैं एक्ट के अंतर्गत आपका दोनों हाउस के पहले प्रेजेंट किए जाएंगे, उसके बाद ही उनको जो हम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, नोटिफाइड किया जाएगा, मतलब कन्फर्म किया जाएगा। ईच हाउस, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करके फिर उसको कन्फर्म किया जाएगा कि हाँ भाई आप हो सकता है। नाउ सेक्शन 30, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। अब पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ में क्या दिया गया है, इसमें आपको पता है दैट इफ़ any difficulties arise in giving effect to the provision of this act, the central government may, by order published in official gazette, make such provisions not inconsistent with the provision of this act as appear to it to the necessary of expeditory for removal of the difficulties. इस गैजेट के अंतर्गत इस एक्ट के अंडर ऑफिशियल गैजेट में आपका बताया गया है कि मान लीजिए किसी भी अथॉरिटी के लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्या कर सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी पावर दी गई है कि अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ दिक्कतें हैं तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं अपने खुद के डिसीजंस पे। नाउ प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years। मान लीजिए कोई पॉलिसी अथॉरिटी है, अब उसको एक्सपायर कंप्लीट होने के बाद 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल के बाद वो एक्सपायरी हो जाता है, मतलब फिर आप वो नहीं बोल सकते कि आपको कुछ उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई काम वाम हुआ था उसके 2 साल बाद, या आपने जो रिक्वेस्ट डाली है, रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको 30 डेज़ या 45 डेज़ में ही आपका रिएक्ट करना होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं मिली है, अदरवाइज़ फिर वो 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है। नाउ 31 सेक्शन इज रिपीट द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 5 of 2003 इज़ हेयर बाय रिपीट। तो यहाँ हमने आज हमारा RTI एक्ट 2005 कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए तो, वैसे तो मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में इसका PDF डाल दिया है, PDF का लिंक शेयर कर दिया है। अगर आप लोग को नहीं मिलेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे भी आपको शेयर कर दूँगी। और यहाँ हमारा सेक्शन जो है RTI एक्ट 2005 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपका लीगल एप्टीट्यूड सर्विसेज इस्टेब्लिशमेंट का जो एक्ट है वो आज शाम तक या फिर कल तक आपको डाल दूँ, ताकि ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इन तीनों चीज़ों का फिर से पूरा कंप्लीट कर लें। फिर इसके बाद अगर मुझे कंप्यूटर के कुछ लगते हैं टॉपिक वगैरह सारी चीज़ें, तो उनको भी शॉर्टकट में आपका फटाक से आपको शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस वगैरह इस नवोदय से रिलेटेड, आपका असिस्टेंट ऑफिसर से रिलेटेड कुछ अगर आपको लगता है कि आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको कमेंट में बता दूँगी या फिर आपका वीडियोस पे डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट।